ठीक, तो हमारे पास डाइक्रोमेट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्रोमेट में कन्वर्ट हो रहा है। डाइक्रोमेट हमारे पास दो सोर्सेज से आ रहा था, जो सिस्टम में ओरिजिनली मौजूद था और जो हमारे पास कन्वर्टेड था। कन्वर्टेड हम कैलकुलेट कर चुके हैं क्योंकि सिस्टम में ओरिजिनली टोटल डाइक्रोमेट की जो क्वांटिटी हमारे पास आ रही है वो कितनी है, वो थी हमारे पास 1 मिलीमोल क्रोमेट टोटल मौजूद था। उस 1 मिलीमोल से 0.5 मिलीमोल डाइक्रोमेट हमारे पास आया था। ये वो मिली डाइक्रोमेट है जो कि क्रोमेट से कन्वर्ट होके आया है। ठीक है, क्रोमेट जो ओरिजिनली मौजूद था, जब हमने उसके अंदर HCl ऐड किया है तो अब वो डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो चुका है। सोडियम हाइड्रोक्साइड 3 मिलीमोल। अब इस 3 मिलीमोल के अंदर 3 मिलीमोल से हमने कैलकुलेट किया तो हमारे पास डाइक्रोमेट टोटल कितना आया, 1.5 मिलीमोल। ठीक है, 1.5 मिलीमोल डाइक्रोमेट हमारे पास पूरा टोटल, जिसके अंदर क्रोमेट कन्वर्टेड भी मौजूद है और ओरिजिनली भी मौजूद है। अब सैंपल के अंदर ओरिजिनली जो मौजूद था वो हम कैसे मालूम कर सकते हैं, जो टोटल डाइक्रोमेट है इसमें से वो डाइक्रोमेट जो कि क्रोमेट से कन्वर्ट हुआ है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर दें। दैट इज 1.5 में से 0.5 को हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास मिलीमोल आ जाएंगे, एंड दैट आर द 1 मिलीमोल डाइक्रोमेट। तो सिस्टम में बिफोर कि हम उसके अंदर HCl ऐड करते या बिफोर हम उसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते, तो ओरिजिनली कितना डाइक्रोमेट मौजूद था, 1 मिलीमोल डाइक्रोमेट मौजूद था। सिस्टम सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है हमारे पास 50 ml था, हम 50 से डिवाइड कर दें, हमारे पास क्या आ गई, डाइक्रोमेट की कंसंट्रेशन आ गई। ये चीजें जो कि हम कंसीडर कर रहे हैं कि कब किसने रिएक्ट किया, क्या चीज रिमेन हो गई, ये हमारी क्या है, ये किसी भी सिस्टम को अगर इस तरीके का कोई और हमारे पास कॉम्प्लेक्स एग्जांपल आता है जिसके अंदर हमारे पास एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, तो हम इन चीजों को यूज करते हुए बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं, अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये कैलकुलेशन समझने के लिए, आपको जानने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको ये पता हो कि किसने किसके साथ रिएक्ट किया, आपको केमिकल रिएक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन हो, आपको उन केमिकल रिएक्शन की, हमारे पास ये जो हम हर दफा कर रहे होते हैं, कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर हमने कंसीडर करना है फॉर द टाइट्रेशन, तो उसका मोल रेशियो हमें मालूम होना चाहिए। दैट मीन्स कि हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होनी चाहिए ताकि हम ये मालूम कर सकें कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड डाइक्रोमेट में क्या रिलेशन है, या किसी और दो केमिकल अगर हमारे पास रिएक्ट करें तो उनके दरमियान का मोल रेशियो क्या है, कि 1 मोल कितने मोल के साथ रिएक्ट करेगा। So that is why this calculation is very important to understand. अदरवाइज जब हम प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे होते हैं, ये प्रैक्टिकल अगर हमें परफॉर्म करना है, सो वी कैन यूज दिस कैलकुलेशन टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ द क्रोमेट एंड द डाइक्रोमेट। और याद रहे कि जब आप ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करोगे तो इस प्रैक्टिकल के अंदर ये जो हमने एग्जैक्टली चीजें बता दी हैं कि ये इतना ये इतना ये इतना, और ये आपको उसी वक्त डिसाइड करना पड़ेगा। जब आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन आपको खुद मालूम करनी होगी। सबसे पहले आपने क्या करना है, इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड को स्टैंडर्डाइज करना है। सेकंड, आपने HCl को स्टैंडर्डाइज करना है, ताकि ये दोनों, इन्हीं दोनों को यूज करते हुए हमने क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट की कंसंट्रेशन मालूम करनी है। तो इन दोनों की एग्जैक्ट कंसंट्रेशन हमें नोन होनी चाहिए। आफ्टर स्टैंडर्डाइजेशन, अब जब आपके पास ग्रुप, मल्टीपल ग्रुप्स हमारे पास वर्क कर रहे होंगे, 5 ग्रुप्स हैं, 7 ग्रुप हैं, 8 ग्रुप्स हैं, तो हर ग्रुप में हो सकता है सोडियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन चेंज हो सकता है HCl की कंसंट्रेशन चेंज हो। ठीक है, तो उस रिस्पेक्ट से अपने सैंपल के अकॉर्डिंग आपने उसके अंदर एक्सिस क्वांटिटी ऐड करनी होती है, एंड देन आप उसको क्या करेंगे, ये जो टाइट्रेशन है, हमने पीएच इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट से टाइट्रेशन करनी है। हमने HCl डाला अपने सिस्टम के अंदर, अपने फ्लास्क के अंदर, ठीक है, उस फ्लास्क के अंदर HCl ऐड करने के बाद हम उसको, उसके अंदर हमने पीएच इलेक्ट्रोड को डिप किया और ड्यूरिट के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड लेके हम उसके अंदर 1 ml की रिस्पेक्ट से या 2 ml की रिस्पेक्ट से हम क्या कर रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते जा रहे हैं और अपनी पीएच कैलकुलेट करते जा रहे हैं। आफ्टर जब हमारे पास सारी पीएच की ऑब्जर्वेशन जनरेट हो जाती हैं, अब पीएच
ऑब्जर्वेशन में आपको कैसे पता चलेगा कि कहाँ तक आपने ऐड करना है और कहाँ पे आपने स्टॉप कर देनी है टाइट्रेशन? तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, इनिशियली आपको पता है एसिड HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर हम डाइक्रोमेट को, ये जो डाइक्रोमेट का सिस्टम सॉल्यूशन है, इसको हम कंसीडर कर लें कि ये एक वीक एसिड है, जैसे कि हम प्रीवियसली काम कर चुके हैं एसिटिक एसिड और HCl का। एसिटिक एसिड और HCl में क्योंकि HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, पहले वो रिएक्ट करता है, जब सारा का सारा HCl कंज्यूम हो जाएगा तो हमारे पास एसिटिक एसिड स्टार्ट करता है टाइट्रेट करना। सेम प्रोसीजर यहाँ पर है। अब सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास HCl मौजूद है और डाइक्रोमेट मौजूद है, दैट इज Cr2O7 2 नेगेटिव। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हमारे पास क्या हुआ, HCl ने रिएक्ट करना स्टार्ट किया, HCl रिएक्ट करता जा रहा है। HCl की एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसकी pH हमारे पास 0 से 3 की रेंज तक हमारे पास HCl की pH आ रही होगी, डिपेंडिंग अपॉन कि कितना क्वांटिटी हमारे HCl की रिमेनिंग रह गई थी। अगर लो कंसंट्रेशन होगी pH हाई होगी, हाई कंसंट्रेशन में pH बहुत लो होगी। तो ग्रेजुअली pH हमारे पास बढ़ती जाएगी जैसे जैसे हम उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते जाएंगे। फिर pH में हमारे पास एक शार्प चेंज आएगा। अब ये जो शार्प चेंज है ये बहुत ज्यादा शार्प चेंज नहीं है, यहाँ पे pH हमारी एसिडिक इन नेचर ही रहेगी। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि वो 2 से बढ़ के 5-6 पे चली जाए। ठीक है, 2 से 5 तक का डिफरेंस कितना आया, 3 यूनिट का चेंज आ गया। हो सकता है वो 3 से 6 तक चली जाए, 3 यूनिट का चेंज आया। ठीक है, तो एक स्मॉल बट शार्प चेंज, क्योंकि इनिशियली हमारे पास चेंज कितना आ रहा है, बहुत ही पॉइंट्स में चेंज आ रहा होगा जब आप pH की ऑब्जर्वेशन करेंगे, लेकिन एकदम से आपके पास एक शार्प चेंज आएगा 3 यूनिट का, 2 यूनिट का, तो आपको पता चल जाएगा कि ये फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट हमारे पास आ गया। फिर आप क्या कर रहे हैं, टाइट्रेट कर रहे हैं, आपकी pH somehow अबाउट 6 to 7 की रेंज के अंदर हमारे पास ये pH आ रही होती है। क्यों, अब क्या हो रहा है, अब ये डाइक्रोमेट की वजह से आ रही है। अब डाइक्रोमेट क्रोमेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया, तो जैसे जैसे डाइक्रोमेट की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी वैसे वैसे pH हमारे पास बढ़ती जाएगी। ठीक है, हो सकता है हमारी pH 7, 7.5, 7.8 इस तरीके की pH हमारी पहुंच जाए। उसके बाद जब वो डाइक्रोमेट भी सारा खत्म हो जाएगा, अब जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे तो pH में जो चेंज आएगा वो और शार्प होगा, दैट इज अब हमारी pH, ये तो एसिडिक इन नेचर ही रही थी ना, 2 से 6 चली गई, दैट मीन्स एसिडिक ही है, 7 से बिलो है तो एसिडिक pH है। एकदम से हमारी pH अब एक और कहाँ चली जाएगी, बहुत शार्प चेंज आएगा, दैट इज की pH हमारी 10 से अबव हो गई, 11, 12 इस तरीके की pH पहुंच गई। दैट मीन्स कि हमारा अब सारा डाइक्रोमेट क्रोमेट में कन्वर्ट हो चुका है। बट क्योंकि हमें ग्राफ बनाना होता है, तो ग्राफ के लिए जब आपकी pH 10 या 12 पे चली जाए तो 3 to 4 पॉइंट्स आपने मजीद लेने हैं ताकि ग्राफ कंप्लीट तरीके से बन जाए और अपनी टाइट्रेशन को स्टॉप कर देना है। ठीक है, तो ये काम आपने खुद, आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। वैसे आपके सुपरवाइजर टीचर्स मौजूद होती हैं तो आप उनके रिस्पेक्ट से भी आप डिस्कस कर सकते हैं कि हम यहाँ पे आप टाइट्रेशन को स्टॉप करें या ना करें। जब आपकी एक दफ़ा टाइट्रेशन स्टॉप हो गई, आपने अपना काम किया, अपने ग्लासवेयर्स को वॉश किया और जाके ये ग्राफ बनाया। ग्राफ बनाने के बाद फिर आप क्या करते हैं, अपनी कैलकुलेशन फॉलो करते हैं, एंड कैलकुलेशन के बाद अब अपनी कंसंट्रेशन जो आपने डिटरमाइन की है अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेशन, वो कंसंट्रेशन डिटरमाइन करके हम फिर इसको चेक करेंगे कि जो आपको सैंपल दिया गया था उस सैंपल के अंदर वो जो कंसंट्रेशन क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट की थी, क्या वही कंसंट्रेशन आपने कैलकुलेट की है, दैट मीन्स आपने प्रॉपरली टाइट्रेशन फॉलो की है या नहीं की, फिर उसको हम चेक कर रहे होते हैं और उसी के रिस्पेक्ट से आपकी जर्नल्स वगैरह की भी मार्किंग होती है। एनी क्वेश्चन?